I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। After the session, if you have any query or doubt, please mention it below comment box and it will be resolved very soon. So today we are discussing the anatomy of parathyroid gland. First, we should see the picture of the parathyroid gland, and we can see here this is the thyroid gland, and there is just some round-shaped bone-like structure that is the parathyroid gland, and that is situated on the surface of the thyroid gland. So these are the parathyroid gland, and these small ball-like structure, and they are situated and present on the surface of the thyroid gland. We can see this is the thyroid gland, and we can see this bone-like structure that is the parathyroid gland. Parathyroid gland are two pairs of small endocrine glands located along the posterior border of the thyroid lobes. Within the thyroid capsule, they appear as small yellowish brown bodies. तो पैराथायराइड जो हार्मोन है टू पेयर्स होते हैं। टू पेयर्स का मतलब इसमें चार जो ग्लैंड है, टोटल नंबर ऑफ चार ग्लैंड्स हैं इसके अंदर, दो ऊपर सुपीरियर साइड में और दो नीचे इंफीरियर साइड में। जो स्मॉल येलोइश ब्राउन जो इसका कलर होता है, और ये स्मॉल राउंड शेप में होते हैं, और जो थायराइड लॉब्स है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे सिचुएटेड रहते हैं, और ये थायराइड कैप्सूल के अंदर ही होते हैं। Parathyroid gland secrete the most important hormone that is called parathormone, which maintains blood calcium level by mobilizing the calcium from the bones. Its action is opposite to that of the calcitonin secreted by the thyroid gland. तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, ये सिक्रेट करती है, और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट काम है इस हार्मोन का, ये जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसको मेंटेन करती है, और ये जो मेंटेनिंग का जो कैल्शियम लेवल है इसका मेंटेन करती है। ये बोन से जो कैल्शियम है वहाँ से मोबिलाइज करती है। ये ब्लड टू बोन नहीं, ये बोन से जो कैल्शियम है वो ब्लड की तरफ लेके आती है। इसका जो एक्शन है वो कैल्सिटोनिन के जस्ट अपोजिट होता है, और जो कैल्सिटोनिन है जस्ट सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। कैल्शिटोनिन जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। वहीं पे ये जो पैराथॉर्मोन है ये ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसको मेंटेन करने के काम आते हैं। लोकेशन की बात करते हैं, जैसे पिक्चर में हमने देखा था कि सुपीरियर साइड में जो पैराथायराइड जो ग्लैंड्स थी जिनको हम सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलेंगे, और एक इंफीरियर लेवल पे थी पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो थायराइड ग्लैंड के, हम उनको बोलेंगे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स। Superior parathyroid glands lies at the middle of the posterior border of the thyroid lobe, above the level at which inferior thyroid artery crosses the recurrent laryngeal nerve. They develop from the fourth pharyngeal pouch, hence they also called parathyroid fourth. तो सुपीरियर जो पैराथायराइड है वो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है थायराइड लोब के उसके मिडल में सिचुएटेड रहती है। हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर में। यहाँ पे ये जो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है इसके मिडल में सिचुएटेड रहती है ये, और जो इन्फीरियर जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो इन्फीरियर जो लोअर लोब है उसके वहाँ पे सिचुएटेड रहती है। तो वही जो लेवल होता है जहाँ से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी क्रॉस करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, उसी लेवल पे ये सिचुएटेड रहती है। और ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब होती है तो ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से ही इसका डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पैराथायरॉइड फोर्थ। तो सुपीरियर पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है उसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं पैराथायरॉइड फोर्थ। अब इंफीरियर पैराथायराइड की बात करते हैं, ये भी पोस्टीरियर बॉर्डर पे सिचुएटेड रहती है, लेकिन ये लोअर पोल के पास में रहती है, और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसके नीचे रहती है। इसका भी डेवलपमेंट होता है फेरेंजियल पाउच थर्ड से, तो इसको हम बोल सकते हैं पैराथायराइड थर्ड।
ठीक है, हमने देखा कि सुपीरियर इन्फीरियर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो पोस्टीरियर बोर्ड पे सिचुएटेड रहते हैं। सुपीरियर साइड में सुपीरियर पैराथायरॉयड, इंफीरियर साइड में इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी है उसके अबव रहता है सुपीरियर पैराथायरॉयड और उसके बिलो रहता है इंफीरियर पैराथायरॉयड। और जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है उससे उसका डेवलपमेंट होता है सुपीरियर पैराथायरॉयड से, और जो थर्ड जो फेरेंजियल पाउच है उससे डेवलपमेंट होता है इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसलिए हम रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं पैराथायरॉयड फोर्थ एंड पैराथायरॉयड थर्ड ग्लैंड। साइज एंड शेप की बात करते हैं तो ये स्मॉल होती है, ओवल शेप होती है, लेंटिफॉर्म इन शेप होती है। लेंटिफॉर्म मतलब लेंटिल शेप, लेंटिल शेप जो पल्स को बोलते हैं लेंटिल, तो उसी शेप में ये इसका साइज होता है। ईच ग्लैंड जो लेंथ में होती है 6 मिलीमीटर और ब्रेड्थ पे होती है 4 मिलीमीटर, और जो इसकी थिकनेस होगी उसकी 2 मिलीमीटर, और इसका जो वेट होगा कम से कम 50 मिलीग्राम के करीब होगा। और जो स्प्लिट पी है, जो हमारा पी को अगर स्प्लिट करते हैं उसकी साइज बराबर इसका साइज होगा। तो हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटा होता है रिस्पेक्टिवली टू थायराइड ग्लैंड। और जब हम इसके लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस की बात करते हैं तो मिलीमीटर में है, और जहाँ पे वेट की बात करते हैं वो मिलीग्राम में है। और जो हम इसको साइज देखते हैं स्प्लिट पी के बराबर है, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसका जो पूरा जो शेप है, पूरा जो इसका वेट है वो कितना होगा, मतलब कितना छोटा होगा, कितनी छोटी हो सकती है अगर थायराइड ग्लैंड से हम इसकी तुलना करें तो। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड हैव रिच ब्लड सप्लाई, और थायराइड ग्लैंड में भी रिच ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड होती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही, तो दोनों की जो सप्लाई होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। सुपीरियर जो पैराथायराइड होता है वो सप्लाइड होती है सुपीरियर पैराथायराइड आर्टरी, जो कि एक एनास्टोमोटिंग आर्टरी की एक ब्रांच होती है, और जो एनास्टोमोटिंग आर्टरी होती है वो एनास्टोमोसिस करती है सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज को। दूसरी जो इंफीरियर पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो सप्लाइड होते हैं इंफीरियर पैराथायराइड आर्टरी, जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी की एक ब्रांच होती है। तो हमने देखा जो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है वो सुपीरियर पैराथायराइड से ही आर्टरी से सप्लाइड होती है, वहीं पे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इंफीरियर पैराथायराइड आर्टरी से सप्लाइड होती है। लेकिन जो सुपीरियर पैराथायराइड आर्टरी है वो होती है एनास्टोमोटिंग आर्टरी की एक ब्रांच, और एनास्टोमोटिंग आर्टरी जो होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी को एनास्टोमोसिस करती है। एक इससे हो सकती है, या सीधे ही जो ब्रांच होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच से भी ये सप्लाई हो सकती है। सेम इंफीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच से सप्लाई होती है इंफीरियर पैराथायराइड आर्टरी। नाउ सप्लाई की बात करते हैं। ये सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाइड होती हैं जो निकलती हैं सुपीरियर एंड मिडल सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी के अराउंड, अगर सिंपैथेटिक प्लेक्सस फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से जो फाइबर्स डेराइव होती हैं उससे सप्लाई होती है। और ये जो फाइबर्स होती हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स ये वोसोमोटर होती हैं, और जो सिक्रेटरी जो एक्टिविटी होती है ग्लैंड की, जो सिक्रीशन करती हैं पैराथार्मोन, और जो कैल्शियम जो जिसका रेगुलेशन करती है, कैल्शियम का जो लेवल मेंटेन करती है ब्लड में, उसको ये कंट्रोल करती हैं। और क्योंकि इसका सिक्रीशन कंट्रोल करते हुए, तो अगर कैल्शियम का लो लेवल है ब्लड में वो सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देती हैं, अगर कैल्शियम का हायर लेवल है ब्लड में तो इसको सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो ये पेरेन्काइमल सेल जो होती है ग्लैंड की वो इरेगुलर एनास्टोमोसिन कोर्स या ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। जो ग्लैंड्स की पेरेन्काइमल सेल होती है कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनाती हैं, और ये ग्रुप जो पेरेन्काइमल सेल है टू टाइप की होती है। एक तो प्रिंसिपल सेल होती है जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं, दूसरी सेल होती है उसमें ऑक्सीफिल सेल्स, और जो प्रिंसिपल सेल होती हैं वो
काफ़ी बड़े पार्ट में होती है, काफ़ी नंबर्स में होती हैं कि मेजर पार्ट प्रिंसिपल सेल्स का होता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड सीक्रेट करती है। वहीं पे ऑक्सीफिल जो सेल होता है, वो एक माइनर पॉपुलेशन में होती है, इसकी संख्या कम होती है और इसका जो फंक्शन है अभी तक अननोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन हमने पढ़ा है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल है और ये ब्लड जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने के काम आती है। तो ये मेंटेन किस तरीके से करती है? एक तो है कि जो मोबिलाइजेशन है कैल्शियम का वो बोन से इसको एनहांस करती है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब बोन से कैल्शियम को निकाल के और जो निकालने का प्रोसेस है उसको अम, हम उसको बोल सकते हैं कि जो बोन का कैल्शियम है उसको वो निकालने का जो प्रोसेस है उसको एनहांस कर देती है और उसी के थ्रू वो जो ब्लड में कैल्शियम को लेवल को मेंटेन बना के रखती है। दूसरा है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुल से होता है उसको इंक्रीज कर देती है। जो स्पीड है, जो रेट ऑफ द अब्जॉर्प्शन है वो उसको बढ़ा देती है। दूसरा ये है कि जो डाइटरी कैल्शियम होता है, जो खाने से हम कैल्शियम लेते हैं, उसका अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा देती हैं। तो 2 टाइप से ये रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब से है, उसको बढ़ा देती है और जो डाइटरी कैल्शियम है, उसका अब्जॉर्प्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ाती है। वहीं पे जो कैल्शियम है बोन से जो उसका मोबिलाइजेशन है बोन से, वो भी एनहांस करती है। इस तरीके से वो ब्लड में जो कैल्शियम है उसका वो मेंटेन करके रखती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फेरेंजियल पाउच होती हैं, जो ऊपर वाली हैं वो फेरेंजियल पाउच फोर्थ से डेवलप होती है। वहीं पे इंफीरियर जो सुपीरियर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो जो फेरेंजियल पाउच है थर्ड से डेवलप होती है। तो जब थाइमिक डाइवर्टिकुलम माइग्रेट करता है नेक में, ये इंफीरियर पैराथायरॉयड को भी अंदर खींच लेता है और बाद में जाके इंफीरियर पैराथायरॉयड जो थायराइड लोब है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाती है और वहीं पे जो ये नीचे वाली जो ग्लैंड है इंफीरियर थायराइड ग्लैंड वो लोअर लोब पे आ जाती है। इस तरह इन दोनों का प्लेसमेंट हो जाता है थायराइड के ऊपर और नीचे और जो फेरेंजियल पाउच है उसके सुपीरियर जो ग्लैंड है फोर्थ पाउच से एंड जो इंफीरियर ग्लैंड है थर्ड पाउच से इनका डेवलपमेंट होता है और रेस्पेक्टिवली हम उनको बोलते हैं पैरा जो थायराइड फोर्थ एंड पैराथायराइड थर्ड। इस ग्लैंड के इस नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा है हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन क्या हो सकती है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये हमने उसमें सेम थायराइड की जैसे ही है इसका। जो अगर हाइपोपैराथायरॉयड में उस टाइम होता है जब पैराथायरॉयड को रिमूव कर दिया जाता है, जब थायराइड को हम निकालते हैं थायराइडेक्टमी से। अगर थायराइड का रिमूवल होता है सर्जरी के थ्रू, हम थायराइड को निकाल लेते हैं तो थायराइड के रिमूवल होने के साथ साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकल जाते हैं। तो ऐसे केस में टिटेनी हो जाता है क्योंकि कैल्शियम का जो लेवल बना रहता है पैराथायरॉयड जो ग्लैंड के कारण अब वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण टिटेनी जो एक मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है और टिटेनी नाम की कंडीशन पैदा हो जाती है। वहीं पे हाइपर पैराथायरॉयड में जब भी ट्यूमर फॉर्मेशन होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड में तो एक्सेसिव जो सेल्स होती है प्रिंसिपल सेल उसका जो पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है और भी बढ़ जाता है और उस टाइम जो पैराथायरॉयड पैराथ हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रिंसिपल सेल बढ़ गया है ट्यूमर के कारण और ट्यूमर के कारण बढ़ने के कारण जो हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ चुका होता है। तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयडिज्म। तो ये सब हमारी क्लिनिकल कंडीशंस और हमने जो एनाटमी है जो पैराथायरॉयड की हम पढ़ चुके हैं इसको। और अभी आपका असाइनमेंट है, इसमें आपको करना है कि क्या ब्लड सप्लाई है, पैराथायरॉयड की क्या ब्लड सप्लाई है और क्या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हम बता चुके हैं कि किस तरीके से प्रिंसिपल सेल ऑक्सीफिल सेल है और किस तरीके से वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं।
और पैराथायरॉयड ग्लैंड के क्या फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन है, मेजर एंड इम्पोर्टेंट। ये आपको अपने असाइनमेंट में करना है। एंड कीप स्टडिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।